इन 6 क्वेश्चन में कितने आपके सही हुए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। अब मैं हल्का सा हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन था, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर चार्ज है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 15 सेंटीमीटर की दूरी पे स्फीयर के सेंटर से। ठीक है, तो आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े होंगे कि किसी पॉइंट Q के R डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी Q चार्ज से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। ठीक है, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मान लो कि ये अगर चार्ज किसी स्फेरिकल कंडक्टर पे इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये सरफेस के चार्ज ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये सारा सेंटर पे हो। ठीक है, ये सेंटर पे ठीक इसी Q चार्ज की तरह ये काम करता है। ऐसा लगता है कि ये सारा चार्ज Q पे है, सेंटर पे है। ठीक है, तो यहाँ से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा जैसे कि ये था। ठीक है, सेम इसी की तरह काम करेगा। यही होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, अब फिर से आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा था स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर हैज़ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। हैज़ ए चार्ज ऑफ 3.2, ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। और R डिस्टेंस पे हमको मतलब 15 सेंटीमीटर पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है 15 सेंटीमीटर पे इसके सेंटर से। तो मेरे पास फार्मूला अभी निकल के आया था क्या कि 1/4πε0 इंटू Q/r²। बस वैल्यू पुट करना है और आंसर ले आना है। इसका वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁹ इंटू Q चार्ज कितना है? 3.2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अब R जो है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर है तो हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले। 15 इंटू 10⁻⁻2 इसका है होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 10⁹ है इधर और ये है 10⁻⁻7, इसको इसके साथ करना है और 9 को 3.2 से गुना करना है इसको इसके साथ। ठीक, तो 3.2 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 28.8 इंटू, अब ये देखो 9 में से 7 घटेगा 2 आएगा। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 225 इंटू 10⁻⁻4। ठीक, अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.128 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा +4 हो जाएगा तो हो जाएगा 6। अब इसको फिर से लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो 1.2 इंटू 28 इंटू 10⁵। ठीक है, ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे जो कि है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेज ए फील्ड ऑफ इतना एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है आपको, मतलब लैम्डा निकालना है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए एक कंडक्टर है जिस पे ऐसे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब इसके R डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो कि सिलेंड्रिकल शेप का होगा। इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, मतलब कितने एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक हो रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलेंगे चारों तरफ से। ठीक है, ऐसे ऐसे करके चारों तरफ से वो निकलेंगे। तो इस एरिया में ऐसे होगा
और इस एरिया में ऐसे होगा, ऊपर नहीं होगा क्योंकि ऊपर एरिया वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे यहाँ पे बन रहा है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री बना है, इसलिए फ्लक्स इसमें नहीं होगा। जो भी फ्लक्स होगा इस एरिया में होगा, तो हमको यही फ्लक्स कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, टोटल फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका होता है फार्मूला EDS cos थीटा। तो कॉस यहाँ पे 0 होगा, एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इसलिए कॉस 0 हो गया। ठीक, तो मेरे पास कितना आ जाएगा फ्लक्स, EDS cos 01। इसमें हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे, ई बाहर आ जाएगा, ds को हम लोग को इंटीग्रेट कर देना है। ई इंटू ds को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जिसका लेंथ l है। ठीक है, तो आ जाएगा मेरे पास 2 पाई RL हो गया। ये हो गया मेरे पास टोटल फ्लक्स, यह टोटल फ्लक्स। अब देखिए कि गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स जो होता है वो Q/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, तो हम लोग के पास टोटल फ्लक्स तो आ गया है, Q नहीं है, तो Q को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे Q कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग लैम्डा बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकालिए, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, Q का वैल्यू निकालिए, लैम्डा इंटू L। ठीक है, चार्ज हमको चाहिए, लैम्डा इंटू L। फ्लक्स हमारे पास ये है, फ्लक्स है हमारे पास E इंटू 2 पाई RL और Q हम लोग कितना निकाले हैं, लैम्डा इंटू L बाई ε0। और ये L से L कटेगा, E हम लोगों के पास आ गया लैम्डा बाई 2 पाई ε0 R। ये हो गया फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, अब हम लोग इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो हम लोग के पास एक फार्मूला निकल कर आया, E इजक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई ε0 R। यहाँ से हम लोगों को लैम्डा का वैल्यू चाहिए, लैम्डा का, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। लैम्डा बराबर हो जाएगा E इंटू 2 पाई ε0 R। हम लोगों को E का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है और R का वैल्यू पता है, सबका वैल्यू डाल देना है। लेकिन इसके लिए आपको 2 पाई ε0 का वैल्यू निकाल कर देखते हैं। हमें पता है 1/4 पाई ε0 का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁹। अब इसको पलटो, इसको पलटने पे आ जाएगा 4 पाई ε0, इधर हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹। ठीक, अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई ε0 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 9 इंटू 10⁹। ये हो गया वैल्यू 2 पाई ε0 का वैल्यू, यहाँ पे डाल देना है इसको। ई का वैल्यू कितना है, 7.182 इंटू 10⁸। ठीक, इसका वैल्यू ऊपर में कितना है 1, यहाँ 1 है ऊपर में, इंटू R का वैल्यू है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करके 2 इंटू 10⁻⁻2 हो गया। अब ये नीचे का वैल्यू ये वाला डाल देंगे, 2 इंटू 9 इंटू 10⁹। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 2 से 2 ये कट जाएगा। अब है 9 को इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.798। ठीक, अब है 10 और इधर 8 में से 2 घटेगा 6 आई, 6 9 ऊपर चला जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना एक बार। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7.98 इंटू 10⁻, ये हम लोग क्या है डेसिमल को आगे ले गए तो माइनस होता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1, मतलब -4 हो गया आंसर इसका। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन था हम लोगों के पास ये वाला, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जिन लोगों का है वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि एक बैटरी है जिसका EMF 10 वोल्ट है और उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम का है, उसे किसी रेसिस्टर के साथ जोड़ा जाता है, तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर। तो टर्मिनल वोल्टेज उस बैटरी का निकालना है जब सर्किट क्लोज्ड हो। पहले समझो EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। इसके लिए हम लोग एक सेल के मैकेनिज्म को थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक मान लो सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इसके अंदर
इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं जिसमें खूब सारा आयंस मौजूद होता है। फिर इस इलेक्ट्रोड को एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर लेफ्ट वाले को एनोड कहा जाता है और इसे कैथोड कहा जाता है। एनोड पे निगेटिवली चार्ज आयंस मौजूद होते हैं और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। ये क्यों और कैसे होता है इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। बस आप यहाँ ये समझो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़कर ऐसे सर्किट में भाग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐसे दौड़कर सर्किट में भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर ऐसे भाग रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये तो कंडक्टर है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहा है तो यहाँ तो इलेक्ट्रोलाइट है जो कि अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और इसे ही इंटरनल रेसिस्टेंस कहा जाता है। इसे ही इंटरनल रेसिस्टेंस कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स कुछ वोल्टेज खर्च करके फिर सर्किट में दौड़ रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है और इसी अपोजिशन को तो रेसिस्टेंस कहा जाता है। और जहाँ अपोजिशन होगा वहाँ एनर्जी का लॉस भी होगा। तो आप मुझे बताओ कि ये कितना वोल्टेज खाएगा। यहाँ पे I इंटू रेसिस्टेंस R, ये वोल्टेज यहाँ पे खर्च हो जा रही है जो हमें पता भी नहीं चल रहा। तो जब हम बाज़ार से लाए सेल तो वहाँ 1.5 वोल्ट लिखा था जिसे हम लोग EMF कहते थे, और जब इसमें से करंट ले रहे हैं तो वोल्टेज इसमें से खर्च हो जा रही है, ये वाली वोल्टेज खर्च हो जा रही है इसमें से I इंटू R। इसे ही टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है बैटरी का, जो हमें यहाँ मिल रहा है दोनों पॉइंट पे। अब ये हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला आ गया। इसे एक बार फिर से समझो। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़कर यहाँ आते हैं तो कुछ वोल्टेज यहाँ खर्च हो रही है, इसे हम लोग EMF से घटाते हैं, इसे हम लोग EMF से घटा देते हैं तो ये टर्मिनल वोल्टेज निकलता है जो कि बैटरी के दोनों एंड पे पाए जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो, मान लो कि ये सर्किट नहीं हो, ओपन सर्किट हो, मतलब इसमें कोई करंट ना निकल रहा हो, तो ये तो यहाँ जीरो हो जाएगा। इसे हम लोग हटा देते हैं तो मेरे पास वोल्टेज जो हो जाएगा वो EMF के बराबर हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज EMF के बराबर हो जाएगा ऐसे कंडीशन में, ठीक। अगर फिर से हम इसे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ जोड़ें तो फिर से करंट आना शुरू हो जाएगा और ये IR माइनस हो जाएगा इसमें से, यहाँ इंटरनल रेसिस्टेंस काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ये हमेशा फॉर्मूला याद रहेगा। अगर नहीं भी याद हो तो ये फिगर याद रहेगा तो फॉर्मूला अपने आप याद आ जाएगा। चलिए अब आते हैं फटाक से क्वेश्चन पे। हम लोगों के पास क्वेश्चन ये है और एक्सप्रेशन है V = E - IR। ये फार्मूला हम लोग अभी अभी टाइप किए, जिसमें से ये टर्मिनल वोल्टेज, ये EMF, ये करेंट और ये इंटरनल रेसिस्टेंस जो कि बैटरी के अंदर में होता है, ठीक है। ये है हमारे पास फार्मूला। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट यानी EMF दिया हुआ है एंड ए इंटरनल रेसिस्टेंस, ये इंटरनल रेसिस्टेंस दिया है, एंड रेसिस्टर द करेंट इन द सर्किट इज, करेंट भी दे दिया है, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, मतलब V कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान है। V = क्या होगा, यहाँ से हम लोग इसको माइनस करेंगे। चलिए देखते हैं। EMF का वैल्यू डालते हैं। EMF कितना है 10 वोल्ट माइनस करंट कितना है 0.5 एम्पियर इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस है 3 ओम। 10 हो गया, ये गुना करने पे आ जाएगा 1.5, इसमें से घटा देंगे हम लोग तो आ जाएगा आपके पास 8.5। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 नंबर यहाँ पे सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कह रहा है कि एक कैपेसिटर 40 माइक्रोफैराड का
200 वोल्ट एंड 50 हर्ज AC सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है, तो RMS वैल्यू क्या है करंट का बताइए। तो हम लोग प्योर कैपेसिटिव सर्किट को रिवाइज करते हैं। एक कैपेसिटर लेते हैं C कैपेसिटेंस का और उसे AC सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो ये चार्ज स्टोर करना शुरू कर देता है। कितना स्टोर करेगा? Q इक्वल टू C इंटू V। C यहाँ पे कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, और ये EMF जो दे रहे हैं इसको लिखते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये AC सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे E लिए हैं तो यहाँ भी हम लोग E ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। dq बाई डी टी इक्वल टू CE बाई डी टी, ठीक है। dq बाई डी टी को हम लोग करंट बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट सेकेंड, और ये C बाहर आ जाएगा। E के जगह पे हम लोग लिख देंगे E नॉट साइन ओमेगा टी बाई डी टी, ठीक है। ये ई नॉट बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं और कॉस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू C ई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब बात आती है कि ये वैल्यू जो है ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू 1 होगा। इसका वैल्यू 1 होगा, करंट मैक्सिमम तब होगा जब इसका वैल्यू 1 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग I नॉट लिखते हैं। I नॉट हो जाएगा C ई नॉट ओमेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और हम लोग को ये भी पता है कि R बराबर V बाई आई होता है, ठीक। R बराबर V बाई आई होता है। R क्या है? अपोजिशन, V बाई आई होता है। तो हम लोग यहाँ से E नॉट बाई आई नॉट का वैल्यू निकालेंगे। इसको इधर ले आते हैं और ये दोनों को इधर ले आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे E नॉट बाई आई नॉट, ठीक है। अब ये दोनों को इधर ला रहे हैं तो 1 बाई हो जाएगा, 1 बाई C ओमेगा, ठीक, 1 बाई C ओमेगा। ये देखो V बाई आई यहाँ पे हो गया R, ये हो गया रेसिस्टेंस। इसको हम लोग XC से डिनोट करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको बोला जाता है, ठीक है। 1 बाई C ओमेगा हो गया इसका वैल्यू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ये एक तरह का रेसिस्टेंस है जो कि कैपेसिटर के पास होता है, ठीक है, ये XC। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे पास अभी फार्मूला निकल कर आया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, XC इक्वल टू 1 बाई C ओमेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है तो हमें इसको ऐसे लिखना होगा, XC इक्वल टू 1 बाई C और ओमेगा को लिखेंगे 2 बाई F, ठीक। ये फार्मूला होता है ओमेगा का। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ठीक, एक एक करके। 1 बाई C का वैल्यू कितना है? 40 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 50, ठीक है। अब लिखेंगे 1 बाई, ये 40 और 50 मिलके हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक। ये गुना करना, ये हो गया 2 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। अब लिखेंगे 1 बाई, अब देखो इन तीनों को अगर गुना करते हैं तो आता है 12.56 और ये 3 और ये -3 और ऊपर जाके ये +3 हो जाएगा, मतलब ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.79.6 ओम रेसिस्टेंस, ठीक है। ये रिएक्टेंस हो गया आपका। अब हमको कैलकुलेट करना है करंट। तो करंट का फार्मूला होता है IRMS इक्वल टू VRMS बाई XC, यानी रेसिस्टेंस। तो V हमारे पास है 200 वोल्ट बाई XC आया है 79.6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है।
इसमें कुछ कैलकुलेशन है जो हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और इस चार्ज पार्टिकल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जिसका वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट मीटर। तो आपको मोबिलिटी बताना है कितना होगा। मोबिलिटी को पहले समझ लेते हैं कि मोबिलिटी होता क्या है, फिर आते हैं इस क्वेश्चन पे। मान लो ये कोई एक कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे ही रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, जिसे थर्मल वेलोसिटी कहा जाता है। लेकिन बैटरी की मदद से इसके एंड पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दें तो ये अपने रास्ते से ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के। जैसे ये ऐसे जा रहा था तो थोड़ा सा ऐसे ड्रिफ्ट कर जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा थोड़ा ऐसे ड्रिफ्ट करते हैं, इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं, इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब मोबिलिटी समझो। मोबिलिटी क्या होता है कि कोई भी कितना ड्रिफ्ट किया, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ये कितना ड्रिफ्ट किया पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कितना ड्रिफ्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इसी को मोबिलिटी कहा जाता है। जिसका मोबिलिटी ज़्यादा अच्छा होता है वो अच्छा कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, ये हुआ मोबिलिटी का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है वी डी इजक्वल टू, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है 3 इंटू 10⁻⁻10। ठीक, वोल्ट मीटर लिखिए या न्यूटन पर कॉलम लिखिए। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मोबिलिटी का फार्मूला हम लोग देखें, म्यू इक्वल टू क्या था, वी डी बाई ई। ठीक, वैल्यू डालते हैं 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 इंटू 10⁻⁻10। ठीक, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा इंटू 10⁻⁻ प्लस 6 होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो ये एक कंडक्टिंग कॉइल है जिसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं, इसके पास एक मैग्नेट लाकर इस तरह से इसको मूव कराते हैं तो इस कॉइल में अपने आप करंट प्रोड्यूस होता है। इसमें होता क्या है, इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलते हैं और कॉइल से लिंक होते हैं, और ऐसा करने से इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ये होता कितना है, तो ई इक्वल टू -d∅dt। ये फराडे एंड लेंजेज लॉ से हम लोग जानते हैं। ये कहते हैं कि ये जितना ज़्यादा स्पीड से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसमें। ठीक है, इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कहते हैं। इसी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना लिंक हो रहा है इसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है, और जितना ये स्पीड से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यही फराडे लॉ कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि फ्लक्स दिया हुआ है 5 = 5t³ - 100t + 300। ठीक है, तो हमें ईएमएफ निकालना है एट टाइम 2 सेकेंड। ईएमएफ 2 सेकेंड पे हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला है E = -d∅/dt। हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू डालते हैं, फाई का वैल्यू क्या है 5t³ - 100t + 300। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। इसका क्या होगा 15t² माइनस बाहर कॉमन में 15t² -100 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, E = तो हमको टाइम 2 सेकेंड पे ईएमएफ कैलकुलेट करना है, टाइम 2 सेकेंड पे। तो t का वैल्यू 2 डाल देंगे यहाँ पे,
ठीक। तो 2 डालने पे कितना आएगा 60, 4 15, 60 आ गया माइनस 100। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज होगा, 60 प्लस 100 घट के आ गया आपका 40 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। मेरा ये वीडियो लाने का सबसे बड़ा कारण था आपको एक तरीका बताऊं न्यूमेरिकल बनाने का। आप कुछ बातें को ध्यान दो। सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन को फास्ट करो, फिर हर टॉपिक के कंसेप्ट को समझो, फिर फार्मूला को दिमाग में रखो और लास्ट में खूब सारा प्रैक्टिस करो। देखो हर न्यूमेरिकल आपको बहुत ही आसान लगना शुरू हो जाएगा। और फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो।